उसको मोनोन्यूक्लिएट सेल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की संख्या एक से ज्यादा होती है, तो वैसे सेल्स को पॉलीन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट कहते हैं। तो जनरली देयर इज ए सिंगल न्यूक्लियस पर सेल, मोनोन्यूक्लिएट, but more than one nucleus, polynucleate, may also be found. अब यदि कोई सेल मल्टीन्यूक्लिएट है या पॉलीन्यूक्लिएट है तो उसके लिए दो टर्म्स यूज किए जाते हैं। एक को कहते हैं सिंसीटियम और दूसरे को कहते हैं सीनोसाइट। दोनों मल्टीन्यूक्लिएट हैं, सिंसीटियम भी और सीनोसाइट भी। अब दोनों में अंतर क्या होता है कि जो सीनसाइट होता है वो कई सेल्स के फ्यूजन से बनता है। कई सेल्स हैं, यहाँ पे फिगर एक बनाया हुआ है, 4 सेल्स हैं, हर सेल में एक एक न्यूक्लियस है और चारों सेल्स फ्यूज करके एक सेल बना दिए, कॉमन साइटोप्लाज्म हो गया और चारों सेल्स का न्यूक्लियस आ गया उस कॉमन सेल में। तब इस तरह के सेल को कहते हैं सिनसाइट। तो सिनसाइट बनता है फॉर्म ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सेल्स। और सीनोसाइट में क्या होता है कि कोई सेल है, मोनोन्यूक्लिएट है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड किया लेकिन साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई होंगे, फिर दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड किए, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। ऐसे क्या होता है कि सेल डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस होता है, पहले डिवीजन होता है न्यूक्लियस का और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो इससे भी मल्टीन्यूक्लिएट सेल्स बन जाते हैं। तो वैसे सेल्स को कहते हैं सिनोसाइट। तो सिनोसाइट रिजल्ट्स ड्यू टू रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स, कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। जैसे मान लो कि कोई सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस है, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, फिर कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, तो एक ही सेल में 4 न्यूक्लियाई आ गए। तो इस तरह के मल्टीन्यूक्लिएट सेल को कहा जाता है सिनोसाइट। तो नॉर्मली सेल में एक न्यूक्लियस होता है, उसको कहते हैं मोनोन्यूक्लिएट। कुछ सेल्स पॉलीन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट होते हैं। 2 तरह का सेल हो सकता है, पॉलीन्यूक्लिएट या मल्टीन्यूक्लिएट। एक होता है सिनसाइट जो सेल्स के फ्यूजन से बनता है और दूसरा होता है सिनोसाइट जो एक ही सेल के माइटोटिक डिवीजन से बनता है, लेकिन एक ऐसा माइटोटिक डिवीजन जिसमें कैरियोकाइनेसिस हो, न्यूक्लियस का डिवीजन हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो। अब देखो साइज, तो न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है सेल की एक्टिविटी पे। जिस सेल में मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी उसमें न्यूक्लियस का साइज उतना ही ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का साइज डिपेंड करता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज पे। तो साइज डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड एक्टिविटी ऑफ सेल। न्यूक्लियस इज लार्जर इन एक्टिव सेल एंड स्मॉलर इन रेस्टिंग सेल। जो सेल डिवाइड कर रहा है उसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा और जो सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, रेस्टिंग फेज में है, इंटरफेज में है, उसमें न्यूक्लियस का साइज छोटा होगा। अब कोई सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, 2 तरह के ऑर्गेनिज्म जानते हो, नॉन सेलुलर एंड सेलुलर। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सेल के बने हुए नहीं होते हैं, जैसे वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं, पियॉन्स हैं, और बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, वो सेल के बने होते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2 तरह के होते हैं, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। वैसे ऑर्गेनिज्म
जिसमें जिनके सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है उनको कहते हैं यूकैरियोट। और वैसे ऑर्गेनिम्स जिनके सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट हो गया ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट हैव ए वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसका मतलब होता है कि न्यूक्लियस घिरा होता है न्यूक्लियर इन्वेलप से, तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होगा जिसमें न्यूक्लियर इन्वेलप, तो न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा, न्यूक्लियोलस नहीं होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में भी डीएनए तो होना है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर जो घिरा हुआ रहता है न्यूक्लियर इन्वेलप से। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, न्यूक्लियर इन्वेलप से घिरा हुआ नहीं होता है। अब डीएनए साइटोप्लाज्म के जिस रीजन को ऑक्युपाई करता है उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियर इक्विवेलेंट कहते हैं, प्रोकैरियोन कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं या न्यूक्लियर इक्विवेलेंट कहते हैं। द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट इज नोन एज प्रोकैरियोन और न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर इक्विवेलेंट। अब जो न्यूक्लियर इक्विवेलेंट है जो प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है उसमें क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। डीएनए तो होगा लेकिन क्रोमोसोम्स नहीं होंगे। और ट्रू क्रोमोसोम्स नहीं होने का मतलब होता है कि डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होंगे। यूकैरियोट्स में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होते हैं, प्रोकैरियोट्स में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड नहीं होते हैं। और इट इज नॉट इनक्लोज्ड इन ए न्यूक्लियर इन्वेलप, तो इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा डीएनए के चारों तरफ। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोसिस या मियोसिस नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस या मियोसिस होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को यदि स्टडी करना है तो उसको स्टडी किया जाता है इंटरफेज में। सेल साइकिल में दो फेजेज होते हैं, इंटरफेज एंड फेज ऑफ सेल डिवीजन, उसको एम फेज भी कहते हैं। तो इंटरफेज में न्यूक्लियस को स्टडी किया जाता है। और इंटरफेज में न्यूक्लियस को देखा जाए तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो एक होता है न्यूक्लियर इन्वेलप होता है। न्यूक्लियर इन्वेलप को ही कहते हैं कैरियोथीका। थीका का मतलब होता है कवरिंग। जो न्यूक्लियस की कवरिंग है, कैरियन का मतलब हो गया न्यूक्लियस, तो कैरियोथीका का मतलब हो गया कवरिंग अराउंड न्यूक्लियस। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। किसी सेल में जो प्रोटोप्लाज्म है उसको दो टाइप्स में बांटते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के बाहर होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म इनसाइड न्यूक्लियस, ये फ्लूइड कंडीशन में पाया जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल पाया जाता है जो हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर कई डीएनए होते हैं। डीएनए लीनियर होते हैं, मेनी होते हैं, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, एंड दे रिमेन कॉम्प्लेक्स विथ हिस्टोन प्रोटीन्स। तो इंटरफेज में यदि देखोगे तो क्रोमोसोम्स नजर नहीं आएंगे, क्रोमैटिन नजर आता है। और क्रोमैटिन में जितने डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो सब एक दूसरे के साथ इंटैंगल्ड होते हैं, डीएनए फोल्डेड नहीं होते हैं। किसी डीएनए की
इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं होती है। क्रोमोसोम्स कॉन्डेंस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉरी डीकॉन्डेंस्ड फॉर्म में, डीएनए अनफोल्डेड कंडीशन में पाया जाता है, तो उसको कहते हैं क्रोमैटिन कहते हैं। वही क्रोमैटिन फिर फोल्ड करके कॉन्डेंस करके बना देता है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर ट्विस्टेड फिलामेंट्स ऑफ क्रोमैटिन इन द न्यूक्लियर सैप इन द इंटरफेज स्टेज। और चौथा एक होता है न्यूक्लियोलस होता है। तो हर यूकैरियोटिक सेल में कम से कम एक न्यूक्लियोलस होना चाहिए। एक से ज्यादा भी न्यूक्लियोलस होते हैं, लेकिन मिनिमम एक न्यूक्लियोलस हर सेल के न्यूक्लियस में होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि न्यूक्लियस एज सच नहीं है, तो न्यूक्लियोलस नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होगा, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगा, सिर्फ डीएनए होगा। अब देखो न्यूक्लियर एनवेलप, तो इंटरफेज स्टेज में और सेल डिवीजन की शुरुआत होती है तो प्रोफेज से शुरुआत होती है। सेल डिवीजन में प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। तो इंटरफेज में और प्रोफेज के अर्ली स्टेज में, लेट स्टेज में नहीं, अर्ली स्टेज में यदि न्यूक्लियस को देखोगे तो न्यूक्लियर एनवेलप से घिरा रहता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंटरफेज एंड प्रोफेज न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म है न्यूक्लियस के, और न्यूक्लियस के बाहर में है साइटोप्लाज्म। तो दोनों के बीच में है न्यूक्लियर एनवेलप। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मॉलिक्यूल्स या आयंस का एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये थ्रू होता है न्यूक्लियर एनवेलप। तो इट सेपरेट्स न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड रेगुलेट्स न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरैक्शन। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरैक्शन का मतलब हुआ न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है, उसको रेगुलेट करता है न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन्स होते हैं। जैसे क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। उस तरह से न्यूक्लियर एनवेलप भी दो मेम्ब्रेन्स का बना होता है, और दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होता है। उस स्पेस को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो 10 to 50 नैनोमीटर का होता है। क्लोरोप्लास्ट में भी पढ़े हो, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको पेरीप्लास्टिडल स्पेस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। और न्यूक्लियर एनवेलप के दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टिन्यूअस होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तुम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल में फैला होता है। तो हो सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एंड आउटर मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ हो और दूसरा एंड जुड़ा हुआ हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। तो आउटर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूअस विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यूकैरियोटिक सेल्स में दो तरह का राइबोसोम्स पढ़े थे। कुछ राइबोसोम्स जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो फ्री होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स सेल के साइटोप्लाज्म में ही पाए जाते हैं, लेकिन या तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ या न्यूक्लियर एनवेलप का जो आउटर मेम्ब्रेन है उसके सरफेस के साथ अटैच्ड होते हैं। तो राइबोसोम्स रिमेन अटैच्ड टू द आउटर मेम्ब्रेन। अब इंटरफेज में तुमको न्यूक्लियर एनवेलप नजर आएगा, अर्ली प्रोफेज में भी न्यूक्लियर एनवेलप आएगा नजर। लेकिन जब प्रोफेज आगे बढ़ेगा और लेट प्रोफेज होगा, मतलब प्रोफेज की समाप्ति होगी, तो उसमें न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है वेसिकल्स में, छोटे छोटे पीसेज में बढ़ जाता है। और वही पीसेज फिर बाद में फ्यूज करके जब अंत होने लगता है माइटोटिक फेज का, टीलोफेज स्टेज आता है, तो वही वेसिकल्स आपस में फ्यूज
के बना देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। तो इन लेट प्रोफेज न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक्स इनटू वेसिकल्स पीसेस which are dispersed in ground plasma, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में डिस्पर्स कर जाते हैं। At telophase, these vesicles gather together and fuse to form nuclear envelope. जब टीलोफेज स्टेज आता है, सबसे पहला हुआ प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज की शुरुआत में तुमको नजर आ रहा है न्यूक्लियर इन्वेलप, अंत होते होते न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेक कर जाता है वेसिकल्स में, तो मेटाफेज में तुमको नहीं मिलेगा, एनाफेज में नहीं मिलेगा। लेकिन जब टीलोफेज आएगा, लास्ट स्टेज आएगा प्रोफेज का, तब वही वेसिकल्स आपस में फ्यूज करके बना देते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, ठीक है। यस सर। अब देखो न्यूक्लियर पोर्स, ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, बीच बीच में इंटरप्शंस होते हैं। उन इंटरप्शंस को कहा जाता है न्यूक्लियर पोर। तो न्यूक्लियर इन्वेलप इज नॉट कॉन्टिन्यूअस but is interrupted by pores called nuclear pores of 80 नैनोमीटर डायमीटर। हर पोर का डायमीटर होता है 80 नैनोमीटर का। एक फिगर बनाया हुआ है नेक्स्ट पेज में, उसको देखो थोड़ा। न्यूक्लियर इन्वेलप है और बीच बीच में देखो पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर। देखे, और उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है और डीएनए है अनफोल्डेड कंडीशन। तो ऐसे तो दोनों मेम्ब्रेन्स, न्यूक्लियर इन्वेलप के दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस होता है 10 नैनोमीटर टू 50 नैनोमीटर का, लेकिन जहां पे पोर होता है वहां पे दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में फ्यूज होते हैं। तो द इनर एंड आउटर membranes remain fused at each pore। अब जो पोर है एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसमें दो एनुलाई होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है एनुलस और उसका प्लूरल नंबर होता है एनुलाई। तो हर पोर में दो एनुलाई होते हैं, एक फेस करता है साइटोसोल को और एक फेस करता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो एनुलस होता है कार्ट व्हील स्ट्रक्चर होता है, गाड़ी का जो पहिया पुराने जमाने में होता था उसी तरह का होता है। दो हर पोर पे दो एनुलाई होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है और दूसरा बाहर की तरफ होता है साइटोसोल में। So the pore is a symmetrical structure consisting of two annuli, singular हो गया annulus, one facing the cytosol and the other facing the nucleoplasm। अब न्यूक्लियर पोर प्लस टू एनुलाई, इनको एक साथ कहा जाता है पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो न्यूक्लियर पोर होता है वो अकेला होता है 80 नैनोमीटर डायमीटर का, लेकिन न्यूक्लियर पोर प्लस जो टू एनुलाई होते हैं जिसको पोर कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका डायमीटर होता है 120 नैनोमीटर का। अब किसी न्यूक्लियस में कितने पोर्स होंगे न्यूक्लियर इन्वेलप में, ये डिपेंड करती है न्यूक्लियस की ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी को। ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है। जितने तरह के आरएनए हैं, चाहे राइबोसोमल आरएनए हो या ट्रांसफर आरएनए हो या मैसेंजर आरएनए हो, ये सब बनते हैं डीएनए से। तो डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन।
तो पोर्स की संख्या कितनी होगी ये डिपेंड करेगी न्यूक्लियस की ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी पे। जिस न्यूक्लियस की ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी जितना ज्यादा होगी, जो जितना ज्यादा आरएनए बनाएगा, उसमें पोर्स की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि न्यूक्लियस में आरएनए बनता है, डीएनए न्यूक्लियस में है तो आरएनए बनेगा न्यूक्लियस में, लेकिन जितने तरह के आरएनए हैं सबको प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेना है, और प्रोटीन सिंथेसिस होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस से ये आरएनए चले आते हैं साइटोप्लाज्म में। तो न्यूक्लियस में जितना ज्यादा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी होगी, आरएनए की संख्या जितना ज्यादा बनेगी, पोर्स की संख्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ पोर्स in the nuclear membrane depends upon the transcriptional activity of cell. Nuclear pores are used for import and export between nucleus and cytoplasm. इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। कुछ सब्सटेंसेस न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आते हैं और कुछ सब्सटेंसेस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में आते हैं। तो यदि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा रहे हैं तो इसको कहेंगे इंपोर्ट करना, और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जा रहे हैं तो उसको कहेंगे एक्सपोर्ट करना। तो देखो इंपोर्ट किसका होगा, ये सोचने वाली बात है। डीएनए न्यूक्लियस में है और डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं और प्रोटीन्स बनते हैं साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे, और उनको एसोसिएटेड होना है डीएनए के साथ। तो इस तरह के प्रोटीन साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट किए जाते हैं न्यूक्लियस में। उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से बनता है राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए के साथ प्रोटीन्स एसोसिएटेड राइबोसोमल पार्टिकल्स बनाते हैं। तो जितने तरह के राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं वो सब बनते हैं साइटोप्लाज्म में, और उनका इंपोर्ट होता है न्यूक्लियस में ताकि राइबोसोमल आरएनए के साथ एसोसिएटेड हो सके। उस तरह से न्यूक्लियस में डीएनए है तो डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए अपनी आइडेंटिकल कॉपी बनाता है, उसके लिए एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज प्लस और भी एंजाइम्स होते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के लिए जितने प्रोटीन्स होते हैं वो सारे के सारे बनते हैं साइटोप्लाज्म में और उनको इंपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस में। तो इस तरह के सबस्ट्रेट्स का इंपोर्ट होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, राइबोसोमल प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब एक्सपोर्ट किसका होगा, तो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में किया जाएगा। तो न्यूक्लियस में राइबोसोमल आरएनए बना डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, और साइटोप्लाज्म से आ गए राइबोसोमल प्रोटीन्स। तो राइबोसोमल आरएनए प्लस राइबोसोमल प्रोटीन्स मिलकर बना दिए राइबोसोमल सब यूनिट्स। अब वो राइबोसोमल सब यूनिट्स जो न्यूक्लियस में बने हैं वो आएंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड करना। तो असेंबली उनकी हुई न्यूक्लियस में, लेकिन उनको प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेना है साइटोप्लाज्म में। तो राइबोसोमल सब यूनिट्स न्यूक्लियस से आ जाते हैं साइटोप्लाज्म में। उसी तरह से न्यूक्लियस में मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से, या राइबोसोमल ट्रांसफर आरएनए बनता है, तो ये सब आ जाते हैं साइटोप्लाज्म। तो इस तरह से राइबोसोमल सब यूनिट्स, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इनका एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब है न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके साथ कुछ प्रोटीन्स जुड़े होते हैं
प्रोटीन्स के फाइबर्स जुड़े होते हैं उसको कहते हैं न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। तो न्यूक्लियर लैमिना लाइज इमीडिएटली विद इन द न्यूक्लियस इन कॉन्टैक्ट विद द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द इन्वेलप। एक फिगर बना हुआ है उसमें देखना, न्यूक्लियर इन्वेलप है, उसके इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में एक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर लैमिना। इस न्यूक्लियर लैमिना का थिकनेस होता है 50 नैनोमीटर टू 80 नैनोमीटर। और न्यूक्लियर लैमिना इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फाइबर्स कनेक्टेड टू प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियर लैमिना है वो प्रोटीन फाइबर्स का बना होता है, डेंस नेटवर्क होता है प्रोटीन फाइबर्स का। और न्यूक्लियर लैमिना के जो प्रोटीन फाइबर्स हैं, जो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स और लिपिड्स का बना होता है, तो इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं उन प्रोटीन्स के साथ ये जुड़े रहते हैं। न्यूक्लियर लैमिना न्यूक्लियस के जस्ट अंदर है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है। और न्यूक्लियर लैमिना बना होता है प्रोटीन फाइबर्स का। और न्यूक्लियर लैमिना के जो प्रोटीन फाइबर्स हैं इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स के साथ जुड़े होते हैं। तो इट इज ए डेंस नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेशियस फाइबर्स कनेक्टेड टू प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर लैमिना है उसका जो आउटर लेयर होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप के इनर मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है और ये न्यूक्लियर पोर्स को अपने प्लेस पे रखता है। जबकि जो इनर लेयर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म को फेस कर रहा है वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है क्रोमैटिन के अटैचमेंट के लिए। वे बताए थे कि इंटरफेज में क्रोमोसोम्स डीकॉन्डेंस कर जाते हैं, डीएनए अनफोल्ड कर जाता है और अनफोल्ड करके बनाता है क्रोमैटिन मास बनाता है। जब सेल डिवीजन की शुरुआत होती है तो यही डीएनए फोल्ड करता है, क्रोमैटिन कॉन्डेंस कर देता है और क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो सेल डिवीजन के दौरान ये जो क्रोमैटिन है वो न्यूक्लियर लैमिना के इनर सरफेस के साथ जाकर अटैच हो जाता है और उसके बाद वो कॉन्डेंस करता है या फोल्ड करके क्रोमोसोम बनाता है। तो द आउटर लेयर ऑफ न्यूक्लियर लैमिना is in contact with inner membrane of the envelope and helps to hold nuclear pores in place. The inner layer provides a surface to which chromatin is attached. अब जो न्यूक्लियर लैमिना है ये 3 तरह के प्रोटीन्स का बना होता है। उन प्रोटीन्स को कहते हैं लैमिन्स ए, बी एंड सी। अब माइटोसिस के दौरान और माइटोसिस में भी जब प्रोफेज का अंत होने लगता है तो हर लैमिन प्रोटीन का फॉस्फोराइलेशन होता है। मतलब फॉस्फोराइलेशन का मतलब लैमिन प्रोटीन के साथ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। अब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कैसे होगा? तो फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन के लिए एक एंजाइम होता है काइनेज, उस एंजाइम को कहते हैं प्रोटीन काइनेज। तो प्रोटीन काइनेज की एक्टिविटी के कारण तीनों जो लैमिन प्रोटीन्स हैं ए, बी, सी, उनके साथ फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। और फॉस्फेट कहां से आएगा? तो एटीपी से आएगा। और जब लैमिन प्रोटीन्स फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं तो सोल्यूबल हो जाते हैं और न्यूक्लियर लैमिना ब्रेक कर जाता है। तो अभी तुम पढ़े कि बाय द एंड ऑफ प्रोफेज न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है
और साथ में उसके कांटेक्ट में जो न्यूक्लियर लैमिना है वो भी ब्रेक कर जाता है। अब न्यूक्लियर लैमिना ब्रेक करे या न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक करे, इन सबों को ट्रिगर करता है एक एंजाइम। एक ही एंजाइम सब सारे इवेंट्स को कंट्रोल करता है और एंजाइम है प्रोटीन काइनेज। पहले से ही प्रोटीन काइनेज होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोफेज के एंड में प्रोटीन काइनेज एक्टिव हो जाता है और उसके कारण ये चेंजेस आते हैं। तो each lamine is phosphorylated at mitosis, which solubilizes the lamines, leading to breakdown of lamina. The trigger for lamina dissolution is provided by protein kinase that adds phosphate group to lamina. This process is reversed by the enzyme phosphatase that reverses the phosphate group at the end of mitosis and nuclear lamina is reformed. जैसे भी पढ़े कि प्रोफेज के अंत में न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक कर जाता है वेसिकल्स में, और फिर वही वेसिकल्स टीलोफेज में फ्यूज करके बना देते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। उसी तरह से प्रोफेज के लास्ट में न्यूक्लियर लैमिना ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करता है न्यूक्लियर लैमिना जो बना हुआ है लैमिन प्रोटीन्स का, उनके साथ प्रोटीन काइनेज के द्वारा फॉस्फेट का एडिशन करा दिया जाता है, उनका फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाता है, तो ब्रेक कर जाता है। लेकिन जब प्रोफेज का लास्ट होगा, प्रोफेज का नहीं, सेल डिवीजन का लास्ट होगा, टीलोफेज आएगा, तो न्यूक्लियर लैमिना भी बन जाएगा। और न्यूक्लियर लैमिना कैसे बन जाएगा? तो लैमिन प्रोटीन्स के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप हटा दिया जाएगा। एक एंजाइम और होता है फॉस्फेटेज। जब लैमिन प्रोटीन से फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल हो जाएगा तो फिर लैमिन प्रोटीन्स फ्यूज करके बना देंगे न्यूक्लियर लैमिना। तो न्यूक्लियर एनवेलप और न्यूक्लियर लैमिना दोनों ब्रेक कर जाते हैं प्रोफेज के लास्ट में, और दोनों रिफॉर्म्ड हो जाते हैं, फिर से दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है टीलोफेज में। और ये जितने इवेंट्स हैं, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो रहा है या न्यूक्लियर लैमिना का ब्रेकडाउन हो रहा है, या फिर आगे चलकर क्रोमोसोम्स कॉन्डेंस करते हैं, क्रोमैटिन का कॉन्डेंसेशन होता है, डीएनए की फोल्डिंग होती है, क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, ये सारे के सारे इवेंट्स कंट्रोल किए जाते हैं एक एंजाइम के द्वारा, और उस एंजाइम का नाम है प्रोटीन काइनेज। काइनेज का मतलब होता है एक ऐसा एंजाइम जो एटीपी के फॉस्फेट, एटीपी को तोड़े एडीपी और फॉस्फेट में, और फॉस्फेट को किसी सबस्ट्रेट के साथ जोड़ दे। ठीक है? हेलो? यस सर। अब देखो, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था फॉन्टेना के द्वारा। और न्यूक्लियोलस क्या है? जो कि स्पेशल स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल होता है, जो पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। इट इज ए स्पेशल स्फेरिकल बॉडी सिचुएटेड विद इन द न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियोलस होता है किसी क्रोमोसोम के साथ जुड़ा होता है। यूकैरियोट्स में बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उनमें से किसी खास क्रोमोसोम के, किसी भी क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लियोलस नहीं होता है। कोई खास क्रोमोसोम होता है और कुछ खास क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसे ह्यूमंस में क्रोमोसोम नंबर 13, 14, 15, 21, 22, ये 5 ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके साथ जुड़ा होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस किसी खास क्रोमोसोम के साथ, और क्रोमोसोम में भी किसी खास रीजन